सुखिया सोनपुर राज्य के एक छोटे से हरियालीपुर गांव में रहा करता था। सुखिया एक बेहद गरीब किसान था। वो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन सुखिया थका हारा अपने घर पर आया ही था कि तभी उसकी पत्नी राधा रोते हुए उससे बोली, आखिर हम कब तक अपना जीवन गरीबी में काटते रहेंगे? चिंता मत करो राधा, सबके दिन बदलते हैं तो एक दिन हमारा भी जरूर बदलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दिन बदलेंगे। हमारे जितने भी खेत थे वो सब जमींदार ने हड़प लिए और हमारे 2 पुत्र समय से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ राधा। ये मत भूलो कि जिस दुख से तुम जूझ रही हो उस दुख को मैंने भी अपने मन के अंदर छुपा रखा है और मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ और पुरुष के आंसू उसकी कमजोरी का कारण बनते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरों के सामने कमजोर दिखूं। आप खुद ही बताइए, हमारी पुत्री मोहिनी अब विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह कैसे होगा? चिंता मत करो राधा, मैं दिन रात अपनी बिटिया मोहिनी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारे पास कभी कभी इतना धन भी नहीं होता कि हम पेट भरकर खाना खा सके। फिर हम अपनी बिटिया के विवाह को कैसे करेंगे? मैं आज ही जमींदार से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन सुखिया खेत में जाकर कड़ी धूप में फिर से मेहनत करने लगा। शाम के समय वो सुखिया जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो सुखिया, क्या बात करनी है? तुम जानते हो कि मुझे गरीबों से बात करने में ना जाने क्यों चिढ़ महसूस होती है। जमींदार, मुझे मेरे खेत वापस कर दीजिए। कुछ वर्ष पहले मैंने आपसे थोड़ा सा धन उधार लिया था और आपने उस उधार लिए हुए धन पर भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरे खेत हड़प लिए। तब से मैं वो कर्ज ब्याज सहित चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ और धन के नाम पर मैं कुछ भी नहीं लेता। कभी कभी तो मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। अब वो समय आ गया जमींदार कि आप मेरे खेत वापस कर दो। समय आ गया से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे खेत मैंने हड़पे नहीं है, बल्कि उन खेतों पर मेरा ही अधिकार है। जब तुमने मुझसे कर्ज लिया था तब तो तुमने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि मैं कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा, जो तुम नहीं चुका पाए। आप जानते हैं कि मेरे दोनों पुत्र राजा विक्रम के सैनिक थे, जो कि एक युद्ध में मारे गए। वही मेरे परिवार का सहारा थे। उसके बाद सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया। मेरे पास बीज खरीदने तक के धन नहीं था, इसलिए मैंने आपसे कुछ कर्ज लिया था जो समय पर नहीं चुका पाया। वो तुम्हारी समस्या है सुखिया, मेरी नहीं। जहां तक तुम्हारे खेत की बात है तो तुम मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपना खेत छोड़ा सकते हो। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं सुखिया, मैंने तुम्हें जो रकम उधार दी थी उसका ब्याज इतना ही बन रहा है। और जो मैंने अपने ही खेत में गुलाम की तरह काम किया उसका क्या? तुमने जो काम किया है उसका धन तुम मुझसे ले गए हो। भगवान से तो डरो जमींदार, मैंने आपसे कितना धन लिया है इस बात को तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। अगर पूजा पाठ की बात करनी है तो जाकर मंदिर में करो। अगर मुझसे जुबान लड़ाओगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें काम से भी हटा दूं। ये सरासर अन्याय है जमींदार। हाँ, अच्छे से जानता हूँ ये अन्याय है। तो क्या कर लोगे तुम? अरे तुम तो क्या, गांव का कोई भी व्यक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराज विक्रम का इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य मेरा मित्र है और वह हमेशा मेरी ही पक्ष लेता है। तुम और गांव वाले चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुखिया मुंह लटकाकर अपने घर चला आया। सुखिया का लटका हुआ मुंह देखकर उसकी पत्नी राधा उससे बोली, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि जमींदार ने तुमसे क्या कहा है। सारा गांव जानता है
कि जमींदार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगले ही दिन सुखिया गांव के मुखिया के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला। अब तुम ही बताओ सुखिया, मैं क्या करूं? मुखिया जी, जमींदार मुझसे मेरे खेत वापस करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। देखो सुखिया, तुम जानते हो कि सारा गांव जमींदार के अत्याचार से पीड़ित है, क्योंकि महाराज विक्रम का पुत्र राजकुमार आदित्य उसका दोस्त है। और राजकुमार आदित्य के बारे में कौन नहीं जानता, वह एक बिगड़ैल राजकुमार है। उसकी वजह से कोई भी गांव वाला जमींदार से आधी बातें बोल ही नहीं पाता। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात की शिकायत स्वयं राजमहल जाकर महाराज विक्रम से करनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं मुखिया जी, राजकुमार आदित्य के बारे में तो सारा राज्य जानता है। हालांकि महाराज के 2 पुत्र जो कि शिकार खेलने के दरमियान अचानक से लापता हो गए थे, उन पुत्रों का स्वभाव राजकुमार आदित्य से बहुत अलग था। ये बात तो सही बोली सुखिया। राजकुमार आदित्य के दोनों बड़े भाई स्वभाव के बहुत ही अच्छे और दयालु थे। जब तक दोनों भाई मौजूद थे, तब तक राजकुमार आदित्य की हिम्मत नहीं थी कि प्रजा पर अत्याचार करे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि राजकुमार आदित्य ने ही अपने दोनों भाइयों को मार दिया है। पता नहीं मुखिया जी, ये बात सच है या सिर्फ अफवाह। इसका सही जवाब तो केवल राजकुमार आदित्य ही दे सकते हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ। मुझे राजमहल जाकर महाराज से जमींदार और राजकुमार आदित्य की शिकायत करनी है। सुखिया उसी दिन राजमहल के अंदर पहुंच गया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा विक्रम सुखिया की ओर देखकर बोला। तुम तो हरियालीपुर गांव में रहने वाले हो। हाँ महाराज, मेरा नाम सुखिया है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे 2 पुत्र मेरी सेना में थे, जो एक युद्ध में वीरता की भेंट चढ़ गए। आपने सही कहा महाराज, मेरे पुत्र वीरता की भेंट क्या चढ़े, मेरे ऊपर तो मुसीबत के बादल छा गए। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। सुखिया राजा विक्रम को सारी घटना बताते हुए बोला। जमींदार ने मेरे खेत पर कब्जा कर रखा है और जमींदार से कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल पाता, केवल इस वजह से कि आपका पुत्र राजकुमार आदित्य जमींदार का दोस्त है और जमींदार इसी बात का फायदा उठाकर सारे गांव वालों पर अत्याचार करता है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पुत्र की वजह से जमींदार ने तुम्हारे खेत हड़प लिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जमींदार आपके पुत्र राजकुमार आदित्य की मित्रता का फायदा उठा रहा है। ये सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होकर बोला। अपनी जुबान पर लगाम दो सुखिया। अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे गुप्तचर मुझे तुरंत सूचना देते। कुछ देर पहले मैं समझ रहा था कि तुम मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए हो, पर अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे किसी शत्रु की योजना को अंजाम देने के लिए आए हो। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा सुखिया। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम्हारे 2 पुत्र युद्ध में मारे गए, इसलिए तुम अपने मारे गए पुत्रों का दोषी शायद मुझे समझते हो। तुम जरूर किसी शत्रु के साथ मिल गए हो और मुझे मेरे पुत्रों के खिलाफ भड़काने के लिए आए हो। यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें प्रजा के सामने मौत के घाट उतरवा दूं। ऐसा नहीं है महाराज। ऐसा ही है सुखिया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे भी 2 जवान पुत्र शिकार के लिए गए थे, जो कि आज तक वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ कि जवान पुत्रों के चले जाने का अफसोस क्या होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने ही पुत्र आदित्य को गलत समझने लगूं। मेरा एक ही पुत्र बचा है। तुम्हारी बातों में आकर मैं उसे नहीं खो सकता। बेचारा सुखिया राजमहल से मुंह लटकाकर
अपने गांव चला आया। अगले दिन सुखिया जैसे ही अपने खेत पर गया, तभी जमींदार वहां आकर सुखिया से बोला, सुखिया, अब तुम्हें खेत में काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सुखिया बुरी तरह से घबरा गया। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार? अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई सुखिया कि तुम मेरी शिकायत करने राजमहल तक पहुंच गए। किसी गांव वाले की आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई। अब इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल दूं, सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। सुखिया आंखों में आंसू लिए हुए वहां से चला गया और एक तालाब के किनारे बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, अब मैं क्या करूं? जमींदार ने मेरे खेत हड़प लिए और महाराज ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सुखिया काफी देर तक तालाब के पास बैठकर रोता रहा। रो रो कर सुखिया का गला सूख गया था। सुखिया पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब की ओर बढ़ा, अचानक उसकी नजर तालाब के नजदीक पड़े हुए 2 हिरणों पर पड़ी। सुखिया हिरणों को देखकर चौंकता हुआ अपने आप से बोला, अरे, यहाँ पर तो 2 हिरन घायल पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह दोनों हिरन किसी के तीर से घायल हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि एक हिरन का रंग सफेद तो दूसरे हिरन का रंग नारंगी है। इस तरह के हिरन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी होगी। इतना